हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ साइक्लोएल्केन्स एंड देयर डेरिवेटिव कि लैब के अंदर साइक्लोएल्केन और उनके डेरिवेटिव्स को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है बाय एडिशन ऑफ कार्बीन्स टू एल्केन्स। हमने अपना ये जो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हमने ये कार्बीन्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि कार्बीन्स क्या होती हैं और क्या क्या मेथड होते हैं कार्बीन को बनाने के लिए। तो अगर आपको कार्बीन के बारे में नहीं पता है तो आप जाके वो हमारा लेक्चर देख सकते हैं। इसके बाद अब हम रिएक्शन पे अपना फोकस करते हैं कि बाय एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बीन्स टू एल्कीन्स। तो क्या होता है, जब भी कार्बीन्स की रिएक्शन करवाई जाती है किसी भी एल्कीन के साथ तो कार्बीन एडिशन रिएक्शन शो करती है और जो एल्कीन के डबल बॉन्ड होते हैं उनके क्रॉस में ये ऐड हो जाती है। तो हमारे पास क्या बनता है, साइक्लोप्रोपेन रिंग बनती है। इस रिएक्शन को बोलते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब क्या होता है, कार्बीन को जनरली दो मेथड होते हैं कार्बीन को प्रिपेयर करने के लिए। वैसे तो इससे ज़्यादा भी होते हैं लेकिन हमें सिलेबस में ये दो ही देखने हैं कि दो मेथड होते हैं कार्बीन्स को प्रिपेयर करने के लिए। या तो हम डाईएजोमीथेन या फिर कीटीन, इनको हम सनलाइट की प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं, या फिर इनको हम हाई टेम्परेचर पे हीट करें, या फिर हम क्या करें, हाई टेम्परेचर पे हीट करें। तो डाईएजोमीथेन और कीटीन, ये दोनों डाईएजोमीथेन है, इसको हम हीट कर देते हैं या इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालते हैं तो हमारे पास ये कार्बीन बनती है और नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकल जाती है। इसी तरीके से जो कीटीन होती है, इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उनको कीटीन बोलते हैं। तो कीटीन को जब हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसके ऊपर डालते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये कार्बीन बन जाती है। तो जब ये रिएक्शन करवाई जाती है साइक्लो एडिशन रिएक्शन, तो कार्बीन को अलग से बना के रिएक्शन के अंदर नहीं डाला जाता है। हम डायरेक्टली क्या करते हैं, एल्कीन लेते हैं और डाईएजोमीथेन लेते हैं। जब इन दोनों को जब मिक्स करके इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या फिर हाई टेम्परेचर पे इसको हीट करते हैं तो रिएक्शन के दौरान ही इस डाईएजोमीथेन से कार्बीन बनती है और कार्बीन क्या करती है, फिर इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस में ऐड हो जाती है। कार्बीन का एडिशन कैसे होता है, मैं यहाँ पे जैसे बता देता हूँ कि ये जो हमारे पास डाईएजोमीथेन थी, कार्बीन का क्या होगा, यहाँ पे ये CH2, इस तरीके से दो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बीन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे ऐड होगा और एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के थ्रू ऐड होगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का इधर आ जाएगा और इस वाले का इस कार्बन के साथ, ये मतलब इससे कंबाइन करेगा, तो तब जाके ये हमारी एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। और सिंपल वे में मैं आपको बता देता हूँ इसको बिल्कुल अच्छे से कि कैसे होता है इसमें। जैसे ये एल्कीन का क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, उसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए पाई बॉन्ड को ब्रेक करके, और ये कार्बीन के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये और ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बॉन्ड बना लेंगे और ये, तो तब जाके ये एडिशन रिएक्शन हो जाती है। इसी तरीके से जब कोई एल्कीन ली है और उसके साथ में कीटीन की रिएक्शन हम करवाते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में या फिर इसको हाई टेम्परेचर पे हम हीट करते हैं, तो रिएक्शन के दौरान ही कीटीन से कार्बीन बनेगी और वो कार्बीन डबल बॉन्ड के ऊपर ऐड हो जाएगी। जब डाईएजोमीथेन लिया था तो ये नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और कीटीन लिया है तो यहाँ से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ से निकल जाएगी और जो कार्बीन बनेगी वो एल्कीन के डबल बॉन्ड पे एडिशन रिएक्शन शो करेगी। इसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, ये हमारे पास 2-ब्यूटीन है, दिस इज 2-ब्यूटीन। इसकी रिएक्शन डाईएजोमीथेन से करवाई है और इसको वेरी हाई टेम्परेचर पे हीट किया है, तो आपको पता है कार्बीन बनेगी और कार्बीन, ये कार्बन 2 और 3 के बीच में जो डबल बॉन्ड होगा उस पे ऐड हो जाएगी। ये कार्बन 2 था और ये 3 था, इस पे ऐड हो जाएगी और ये हमारा साइक्लोप्रोपेन रिंग बनेगी। लेकिन कई बार एग्जाम में स्टीरियो केमिस्ट्री भी पूछ ली जाती है कि ये जो कार्बीन हमारी बन रही है, ये जो एडिशन रिएक्शन हो रही है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो कार्बीन की जो रिएक्शन होती है, कार्बीन्स की जो एडिशन रिएक्शन होती है, ये हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, स्टीरियो
स्पेसिफिक, हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। इसका मतलब क्या है कि एल्कीन की जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है प्रोडक्ट में भी वो कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहती है, कि अगर पहले हमारी एल्कीन अगर ट्रांस थी तो जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट उस वो भी क्या बनेगा, ट्रांस। अगर एल्कीन हमारी सिस है तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, सिस बनेगा। ठीक है। ब्यूटीन में क्या हो सकता है, ये दोनों मिथाइल ग्रुप अगर सिस पोजीशन पे है, ये इस तरीके से सिस है, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी दोनों मिथाइल ग्रुप सिस ही रहेंगे। मतलब दोनों मिथाइल ग्रुप की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कैसी रहेगी, सिस, दोनों सेम साइड में रहेंगे, या तो दोनों वेज पे रहेंगे या दोनों डैश पे रहेंगे। अगर हमारी ये सिस ब्यूटीन अगर ये ब्यूटीन की कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस रहती है, अगर ये ट्रांस ब्यूटीन होगी और इसकी रिएक्शन जब डाईएजोमीथेन के साथ करवाएंगे तो डाईएजोमीथेन से रिएक्शन करने के बाद जो हमारी साइक्लोप्रोपेन रिंग बनेगी उसमें क्या होगा, एक मिथाइल ग्रुप अबाउ द प्लेन रहेगा, दूसरे वाला मिथाइल ग्रुप बिलो द प्लेन रहेगा, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन और इधर ये हाइड्रोजन। तो इस तरीके से अगर ये हमारी ट्रांस थी तो प्रोडक्ट भी कैसा बना, ट्रांस बना है यहाँ पे, और अगर ये सिस एल्कीन थी तो प्रोडक्ट भी कैसा बना है, सिस प्रोडक्ट बना है। ठीक है। इसी तरह ये साइक्लोहेक्सीन की रिएक्शन अगर डाईएजोमीथेन से के साथ करवाएंगे और हीट करेंगे तो यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाएगी इस डबल बॉन्ड पे। इसी तरीके से अगर हमारे पास ये है सब्स्टिट्यूटेड डाईएजोमीथेन है, यहाँ पे इस CH2 पे ये मिथाइल ग्रुप और जुड़ा हुआ है, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा हमारी कार्बिन में, ये तो कार्बिन का CH था, उस पर CH3 लगा हुआ है, तो ये साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव बन जाएगा। कार्बिन कैसे बनती है आप हमारा लेक्चर देख सकते हैं जो हमने पहले अपलोड किया हुआ है GOC वाले चैप्टर में। तो इसमें क्या होता है, CH डबल बॉन्ड N, इस तरीके से होता है ये। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आता है, ये इधर आता है, और ये डबल बॉन्ड इधर चला जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये कार्बिन बनती है यहाँ पे, और प्लस में N2 गैस, ये कार्बिन पे डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाएगी इस पे, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो इस तरीके से एडिशन रिएक्शन होता है कार्बिन्स का। इसके बाद है बाई सीमन स्मिथ रिएक्शन, ये एक नेम रिएक्शन है। ये जो सीमन स्मिथ रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है, हम एल्कीन की रिएक्शन करवाते हैं विद मिथिलीन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर कपल। जिंक कॉपर कपल कैटलिस्ट की तरह काम करता है, मतलब ये रिएक्शन को इनिशिएट करवाता है। तो क्या होता है, एल्कीन की रिएक्शन जब हम करवाएंगे मिथिलीन आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर कपल, तो साइक्लोप्रोपेन या फिर साइक्लोप्रोपेन के डेरिवेटिव हमारे पास बनते हैं। क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एल्कीन है कोई, इसकी रिएक्शन मिथिलीन डाईआयोडाइड के साथ करवाइए तो इस तरीके से ये साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाएगी और जिंक डाईआयोडाइड बनेगा। मैकेनिज्म क्या है, ये रिएक्शन होती कैसे, जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल भी आपको बता देता हूँ कि हमारे पास ये है इस तरीके से, अगर एग्जाम में इस तरीके से दिया हुआ है डाईआइडोमीथेन और जिंक कॉपर दिया हुआ है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, सीमन स्मिथ रिएक्शन होगी, साइक्लोप्रोपेन रिंग यहाँ पे बनेगी। अब मैकेनिज्म की बात करें तो क्या होता है, ये जो जिंक होता है ये डाईआइडोमीथेन के साथ रिएक्शन करता है और कार्बिनोइड बनाता है। कार्बिनोइड क्या होता है, कार्बिन लाइक स्पीसीज होती है, कार्बिन लाइक स्पीसीज, मतलब कंप्लीट ये कार्बिन तो नहीं होता है लेकिन कार्बिन की तरह ही रिएक्शन करता है ये, ठीक है। रिएक्शन के दौरान ये कार्बिन की तरह ही रिएक्शन करता है कार्बिनोइड, तो कार्बिनोइड बनता है। कार्बिनोइड कैसे बनता है, डाईआइडोमीथेन और जिंक जब रिएक्शन करेंगे तो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ट्रांसफर करता है कि आयोडीन और कार्बन का जो बॉन्ड है उसमें जिंक इंसर्ट हो जाता है, ये इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से जिंक अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और कार्बन और आयोडीन के बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाएगा, तो एक कार्बिनोइड बन गया इस तरीके से। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, एडिशन ऑफ कार्बिनोइड टू एल्कीन।
जैसे कार्बिन का एडिशन रिएक्शन होता है एल्कीन में, ठीक उसी तरीके से कार्बिनोइड का भी एडिशन रिएक्शन होता है एल्कीन में, लेकिन ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, डायरेक्ट एडिशन रिएक्शन नहीं होता, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है इस तरीके से कि ये CH2 ग्रुप ये इधर ऐड हो रहा है इन दोनों कार्बन के ऊपर, ये आयोडीन इधर से हट रहा है और ये जिंक आयोडाइड के साथ यहाँ पे कंबाइन हो रहा है, तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। और उसके बाद में CH2 ग्रुप कम्प्लीटली इंसर्ट हो जाता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में और जिंक डाई आयोडाइड यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये है सीमन स्मिथ रिएक्शन। अब एक तो हमारे पास कार्बिन की एडिशन रिएक्शन से हम साइक्लोएल्केन्स बना रहे थे और एक सीमन स्मिथ रिएक्शन से, तो इन दोनों में से जो बेटर यील्ड होती है, जो ज़्यादा बेटर रिएक्शन है वो कौन सी है? सीमन स्मिथ रिएक्शन इज मच बेटर एज कंपेयर टू द रिएक्शन ऑफ कार्बिन विद एल्केन्स। तो सीमन स्मिथ रिएक्शन को ज़्यादा यूज किया जाता है क्योंकि इस रिएक्शन की जो यील्ड होती है, जो प्रोडक्ट बनने का जो परसेंटेज होता है वो ज़्यादा इसमें बनता है। इसके बाद हम देखते हैं बाय डीहेलोजिनेशन ऑफ डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, कि एल्केन के जो डाई हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं अगर उसकी रिएक्शन हम जिंक मेटल के साथ करवाते हैं तो डीहेलोजिनेशन रिएक्शन हो जाती है, डीहेलोजिनेशन रिएक्शन होगी, डीहेलोजिनेशन रिएक्शन होगी और जिन दो कार्बन के ऊपर हेलोजन जुड़े हुए हैं वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे। जैसे यहाँ पे ये कार्बन 1, 2 और 3, कार्बन 1 और 3 के बीच में क्या है, कार्बन 1 पे भी हेलोजन है और 3 पे भी हेलोजन है। तो जब इसकी रिएक्शन जिंक से के साथ करवाएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से 1 और 3 के बीच में ये बॉन्ड बन जाएगा, डीहेलोजिनेशन रिएक्शन होगी। जिंक एक ब्रोमीन को यहाँ से निकालेगा, एक ब्रोमीन को यहाँ से, और जिंक डाइब्रोमाइड बन जाएगा। अब ये रिएक्शन होती कैसे एक्चुअल में? इस रिएक्शन के दो मैकेनिज्म होते हैं, एक तो जिंक हमारा इस ब्रोमीन पे अटैक करता है और ये वाला बॉन्ड इस पे अटैक कर देता है, तो इस तरीके से बनती है। एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का इसके पास गया, ब्रोमीन का ब्रोमीन के पास, एक इसके पास गया, एक इसके पास, ये दोनों ब्रोमीन के रेडिकल जिंक के साथ कंबाइन करके जिंक ब्रोमाइड बना लेंगे और इस कार्बन के ऊपर एक ये इलेक्ट्रॉन आएगा, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो ये साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाएगी। तो दो मैकेनिज्म है, एक आयनिक मैकेनिज्म होता है और एक हमारा रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो मैकेनिज्म हमसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये बता दिया है। इसके बाद अगर हम इस तरीके से कोई हमारा डाई हेलोजन डेरिवेटिव है, इसकी रिएक्शन अगर जिंक से करवा देंगे तो 1 और 4 से दोनों ब्रोमीन हट जाएंगे और डायरेक्ट इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये डीहेलोजिनेशन रिएक्शन से भी हम साइक्लोएल्केन्स बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बाय डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है ये साइक्लोएल्केन्स बनाने के लिए। इसमें क्या होता है, हमारे डाई एस्टर होते हैं, डाई एस्टर में 5 नंबर ऑफ कार्बन 5 या फिर 6 हमें लेने होते हैं, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ कार्बन एटम डाई एस्टर में शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 5 होने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू और ग्रेटर देन 5 होने चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन एटम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्या होता है कि ये जो डाई एस्टर होता है, इस एस्टर में ये जो एल्कोक्सी ग्रुप होता है, उसी एल्कोक्सी ग्रुप को हम बेस की तरह यूज करते हैं, उसी को हम किसकी तरह यूज करते हैं, बेस की तरह। तो क्या होता है, ये बेस, ये वाला बेस क्या करेगा कि जो हमारे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, एस्टर ग्रुप से जो नेक्स्ट वाला जो कार्बन है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, यहाँ से ये क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला हम ले लेते हैं, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, तो ये वाला जो बेस है ये यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन को निकाल लेगा और उससे क्या बनेगा, CH2 CO O CH3 CH2 CH माइनस CO O CH3, ये बन जाएगा हमारा। अब ये कार्बन आयन
इधर अटैक करेगा इस पे और यहाँ से ये मिथॉक्साइड आयन निकल जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 5 कार्बन की एक रिंग बनेगी। तो इसमें क्या होगा, मैं इस तरीके से बना के दिखा देता हूँ आपको। तो ये हमारा कार्बन 1 पे ये है, ये 1 है, 2 3 4 5 और ये 5 वाले कार्बन पे, ये हमारा कार्बन नंबर 5 है, 5 वाले कार्बन पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है हमारा। फिर इसकी हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे। इसकी जब हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हमारे पास इस तरीके से ये बीटा कीटो एसिड बोलते हैं, बीटा कीटो एसिड। क्योंकि बीटा कीटो एसिड क्यों है, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, सॉरी ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है एसिड। तो ये बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप है, ठीक है, तो इसलिए इसको बीटा कीटो एसिड बोलते हैं। बीटा कीटो एसिड को जब भी हम हीट करते हैं तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाती है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी। इसमें क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में ये बॉन्ड इधर आएगा और ये इधर आएगा और यहाँ पे कार्बन आयन बनता है। इस कार्बन आयन पे ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला हुआ है ये इसको प्रोटोनेट कर देता है, तो ये साइक्लोपेंटेनोन बन जाएगा। अगर 6 कार्बन का एस्टर लिया है तो साइक्लोपेंटेनोन बन जाएगा। साइक्लोपेंटेनोन की जब हम रिएक्शन करवाएंगे, हम साइक्लोपेंटेनोन की जब हम रिडक्शन कर देंगे जिंक HCl के साथ, जिंक अमलगम HCl, ये क्लीमेंसन रिडक्शन कर देंगे इसकी जिंक अमलगम और HCl के साथ, तो हमारे पास ये बन जाएगा यहाँ पे साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे ये 6 से ज़्यादा होनी चाहिए, सॉरी ये यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होना चाहिए, 6 या फिर 6 से ज़्यादा, इक्वल टू और ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से साइक्लोपेंटेन या फिर साइक्लोहेक्सेन भी बना सकते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे 7 होंगे तो नंबर ऑफ हमारे क्या बोलते हैं जो साइक्लोएल्केन बनेगा वो, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे 7 होंगे तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा, मतलब जो एल्केन बनता है उसमें 1 कार्बन कम रहता है। यहाँ पे 6 कार्बन थे तो साइक्लोपेंटेन बना, 7 कार्बन होंगे तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा। अगर यहाँ पे 5 कार्बन हुए तो साइक्लो ब्यूटेन बनेगा। लेकिन जो 4 कार्बन की रिंग बनने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि 4 और 3 मेंबर जो रिंग होती है स्ट्रेंड होती है, इनके अंदर क्या होता है, हाईली स्ट्रेंड होती है। ठीक है, तो ये अनस्टेबल होती है। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि बाय डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन से भी हम साइक्लोएल्केन्स बना सकते हैं। इसके बाद है बाय पायरोलिसिस ऑफ कैल्शियम और बेरियम साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कि अगर हमारे पास कोई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके कैल्शियम साल्ट को या उसके बेरियम साल्ट को अगर हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है कैल्शियम साल्ट ऑफ दिस एडिपिक एसिड। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको जब हम हीट करेंगे तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे निकलता है, ये कैल्शियम, ये ऑक्सीजन और ये इतना इतना पार्ट इसका, यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा, इस तरीके से साइक्लोपेंटेनोन बनेगा। इसकी हम क्लीमेंसन रिडक्शन कर देंगे जिंक अमलगम और HCl के साथ, तो हमारे पास ये साइक्लोपेंटेन बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 अगर बेरियम सोल्ट ले लें और इसको हम हीट करें तो यहाँ पे क्या होगा कि 7 कार्बन है। देखो यहाँ से 1 कार्बन कम होना है हमारा, यहाँ 6 कार्बन थे टोटल, 1 2 3 4
5 6 कार्बन थे तो एक कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। 6 कार्बन थे तो 5 कार्बन का ही एल्केन बनेगा। यहाँ पे हमारे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है तो एक कार्बन कम हो जाएगा, हमारे पास 6 कार्बन का ही साइक्लो एल्केन बनेगा जिसको हम साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। इसको जब हम हीट करेंगे तो यहाँ से बेरियम कार्बोनेट निकल जाएगा, ये इस तरीके से बेरियम कार्बोनेट माइनस BaCO3 बन जाएगा। इसको हम जब क्या करेंगे, इसकी रिडक्शन करवा देंगे जिंक अमलगम HCl के साथ, क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ये जो रिडक्शन रिएक्शन हो रही है इसको हम बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। तो इस तरीके से हम साइक्लोएल्केन्स की प्रिपरेशन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो साइक्लोएल्केन के लिए हम यूज करते हैं उसका नाम है बाइसाइक्लो एडिशन रिएक्शन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ऐसी एडिशन रिएक्शन जिनमें साइक्लिक प्रोडक्ट बनते हो उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। तो क्या होता है इन रिएक्शन के अंदर, दो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे आपस में रिएक्ट करते हैं और उनके रिएक्शन से एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है। अनसैचुरेटेड का मतलब यहाँ पे क्या लेते हैं हम, एल्कीन्स लेते हैं। दो एल्कीन्स आपस में रिएक्शन करती हैं और उनके रिएक्शन से हमारे पास एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है, इसीलिए इनको बोलते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। और साइक्लो एडिशन रिएक्शंस हमारी कई प्रकार की होती है। साइक्लो एडिशन रिएक्शंस बहुत सारे टाइप की होती है, तो अलग अलग टाइप की जो साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होती है उनमें क्या डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का, कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन के अंदर जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रिएक्शन कर रहे हैं उनके कितने पाई इलेक्ट्रॉन हमारे यूज हो रहे हैं। इसीलिए साइक्लो एडिशन रिएक्शन को जब हम डिनोट करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइक्लो एडिशन वर्ड से पहले हम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट करते हैं। जैसे हमारे पास 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस, ये 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस का मतलब क्या है कि दो एल्कीन हमारी रिएक्ट कर रही हैं, एक एल्कीन में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, दूसरी एल्कीन में भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और उनकी एडिशन रिएक्शन से हमारे पास साइक्लिक प्रोडक्ट बन रहा है, इसीलिए हमारी रिएक्शन का नाम हो जाएगा 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। सो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्ट इन द साइक्लो एडिशन रिएक्शंस आर इंडिकेटेड बाय राइटिंग दियर नंबर्स इन द स्क्वायर ब्रैकेट, कि जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन हमारे पास हो रही है उस रिएक्शन के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको इंडिकेट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उनके नंबर को हम लिख देते हैं। तो 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस का मतलब दो एल्कीन हमारी रिएक्शन कर रही है, एक एल्कीन में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, दूसरी वाली में भी हमारे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए अभी देखते हैं 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, दीज आर द रिएक्शंस, दीज रिएक्शंस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, कि जो 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस है ये लाइट की प्रेजेंस में ही होती है। कि 2+2 जो साइक्लो एडिशन रिएक्शंस है ये सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में ही होगी, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। अब इसका क्या रीजन होता है, वो रीजन हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, वो अभी ग्रेजुएशन लेवल में हमें नहीं पढ़ना होता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये बता दिया है कि ये रिएक्शन जो होती है ये सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में होती है, इसीलिए 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस को हम फोटोकेमिकल साइक्लो एडिशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। फोटोकेमिकल का मतलब ये लाइट की प्रेजेंस में ही होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। तो इसमें क्या होता है, हमारे दो एल्कीन रिएक्ट करेंगे, दोनों के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन उनके यूज होंगे। तो जैसे एक इथीन है, ये भी हमारी इथीन है, तो इथीन के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इससे क्या बन रहा है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, इससे हमारा बनता है साइक्लो ब्यूटेन। सो 2+2
फोटोकेमिकल साइक्लो एडिशन रिएक्शन से क्या बनता है, 2+2 फोटोकेमिकल साइक्लो एडिशन रिएक्शन से बनता है साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो साइक्लोब्यूटेन रिंग हमें बनानी हो तो 2+2 फोटोकेमिकल साइक्लो एडिशन रिएक्शन का हम यूज कर सकते हैं। अगर हमारी एल्कीन में कोई ग्रुप लगा हुआ है, जैसे यहाँ ये CH3 है, इधर भी ये CH3 है, इसकी रिएक्शन हम इथीन के साथ करवाते हैं तो हमारे पास इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा, ये CH3 ठीक है, 1 2 3 4 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो अगर हमारा कोई ग्रुप भी प्रेजेंट है एल्कीन में तो वो ग्रुप एज इट इज रहता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। सो ये है हमारी 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो जैसे 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है, उसी तरह एक वेल नोन रिएक्शन है जिसका नाम है डील-सेल्डर रिएक्शन। डील-सेल्डर रिएक्शन भी साइक्लो एडिशन रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। डील-सेल्डर जो रिएक्शन होती है ये 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। डील-सेल्डर रिएक्शन इज द 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, जैसे देखिए नाम से ही पता चल रहा है 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन कि एक एल्कीन में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरी एल्कीन में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। पाई इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करते हैं ये नंबर कि जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो रही है उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक तो हमारी एल्कीन होगी उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी एल्कीन में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और ये जो डील-सेल्डर रिएक्शन होती है इसके अंदर एक हमारी एल्कीन होती है जिसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस एल्कीन को हम स्पेशल नेम देते हैं, उसको बोलते हैं डाइइनोफाइल। डाइइनोफाइल मैं बताऊंगा इसका नाम डाइइनोफाइल क्यों होता है। और एक हमारी कॉन्जुगेटेड डाइन होती है। जो डाइन होती है वो कैसी होती है, कॉन्जुगेटेड। अब आपको पता है डाइइन का मतलब 2 डबल बॉन्ड होंगे और वो डबल बॉन्ड कैसे होंगे, कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे। तो जो डाइन कॉन्जुगेटेड डाइन होती है उसको हम डाइन बोलते हैं, और जो हमारी एल्कीन होती है जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको डाइइनोफाइल बोलते हैं। और जब ये आपस में रिएक्शन करती हैं तो एक 6 मेंबर्ड रिंग बनती है हमारे पास, 6 मेंबर्ड साइक्लोहेक्सीन रिंग। 6 मेंबर्ड साइक्लोहेक्सीन रिंग का फॉर्मेशन होता है। और ये जो 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है ये थर्मल कंडीशन में होती है। ये कौन सी कंडीशन में होती है, थर्मल में। थर्मल का मतलब इसमें हम हीट करेंगे तो ही ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन फोटोकेमिकल कंडीशन में हो रही थी, मतलब ये सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में होगी। और डील-सेल्डर रिएक्शन या 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन ये सिर्फ और सिर्फ थर्मल कंडीशन में होगी, मतलब हीट करेंगे तो ही होगी, अदरवाइज नहीं होगी, लाइट की प्रेजेंस में ये नहीं होगी। तो इसके बाद क्या होगा, ये हमारी डाइन होती है जिसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2+2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और एक होता है हमारा डाइनोफाइल। तो अब इसको डाइनोफाइल क्यों बोलते हैं, जो एल्कीन होती है उसको डाइनोफाइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो एल्कीन होती है डील-सेल्डर रिएक्शन में ये हमेशा ट्राई करती है कि डाइन के साथ ये रिएक्शन कर ले। इसकी एफिनिटी होती है डाइन के साथ रिएक्शन करने की। तो डाइनोफाइल मतलब डाइन लविंग। फाइल जैसे हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग होता है। ऐसे ही डाइनोफाइल क्या होता है, डाइन लविंग। तो डाइन लविंग जो स्पीसीज होती है उनको बोलते हैं डाइनोफाइल। और जो एल्कीन होती है वो एक डाइनोफाइल होती है क्योंकि ये डाइन लविंग होती है। जैसे ही हम डाइन को डाइनोफाइल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारी रिएक्शन होगी, ये यहाँ पे आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, और ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो कहने का मतलब इसको हमने नंबर 1 दे दिया, इसको कार्बन 2 3, इधर मैं 3 नंबर दे देता हूँ, ये 3 4 5 एंड 6। तो ये रिएक्शन होगी तो ये हमारा 1 2 3 4 5 एंड ये 6। तो ये साइक्लोहेक्सीन रिंग हमारे यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। साइक्लोहेक्सीन रिंग हमारे यहाँ पे फॉर्म होती है। एक चीज हमें क्या ध्यान रखना है कि डील-सेल्डर रिएक्शन
हमारी फेवरेबल तब हो जाती है जब हमारी डाइनोफाइल कैसी हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मतलब अगर डाइनोफाइल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का मतलब जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, CN ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, और हमारा कीटो ग्रुप, इस तरह के अगर ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो डील-चैल्डर रिएक्शन या 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, इसकी स्पीड बढ़ जाती है, इस रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, और टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी कम हो जाती है। मतलब लो टेम्परेचर पे ही ये रिएक्शन हो जाएगी। अगर इन दोनों के बीच में रिएक्शन 600 केल्विन पे हो रही है तो ये रिएक्शन आपकी 400 केल्विन पे ही हो जाएगी। तो कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं डाइनोफाइल में अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं तो रिएक्शन, डील-चैल्डर रिएक्शन की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है और टेम्परेचर रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। तो 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन का यूज करके भी हम ये हमारे जो साइक्लोएल्केन होते हैं, मीन साइक्लोहेक्सेन जो होते हैं स्पेसिफिकली, उनको हम बना सकते हैं। और 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन से हम साइक्लोब्यूटेन बना सकते हैं। इसकी अगर हम रिडक्शन कर देंगे हाइड्रोजन और पैलेडियम की प्रेजेंस में तो ये साइक्लोहेक्सेन रिंग बन जाएगी। इसकी रिडक्शन कर देते हैं हाइड्रोजन की प्रेजेंस में तो ये भी हमारे पास साइक्लोहेक्सेन रिंग बन जाएगी। ये ग्रुप है हमारा, अगर ये इसकी रिडक्शन नहीं होगी तो इस तरीके से जो हमारे पास मीन से अगर साइक्लोहेक्सेन रिंग बनानी है तो बेस्ट वे क्या है, डील-चैल्डर रिएक्शन। साइक्लोब्यूटेन बनानी है तो ये भी एक बेस्ट तरीका होता है 2+2 फोटोकेमिकल साइक्लोएडिशन रिएक्शन। सो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं डैम-जेनेव रीअरेंजमेंट। डैम-जेनेव रीअरेंजमेंट में क्या होता है, हमारी साइक्लिक अमाइन होती है। साइक्लिक अमाइन की रिएक्शन जब हम करवाते हैं नाइट्रस एसिड के साथ तो एक कार्बोकटायन बनता है। आपको पता है जब भी किसी भी प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन हम HNO2 के साथ करवाएंगे तो हमारे पास ये कार्बोकटायन बनता है। अब कार्बोकटायन जब एक बार बन जाता है तो कार्बोकटायन के पास क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है कि या तो ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कर ले। सबसे पहली बात तो जो कार्बोकटायन बना है, अगर वो कार्बोकटायन अपने आप को रीअरेंज करके मोर स्टेबल कार्बोकटायन में कन्वर्ट कर सकता है तो वो डेफिनेटली कार्बोकटायन का वहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। लेस स्टेबल कार्बोकटायन मोर स्टेबल कार्बोकटायन में कन्वर्ट होगा। अगर मीन्स वहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। और क्या ऑप्शन होता है कि कार्बोकटायन हमारा न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कर ले, और न्यूक्लियोफाइल के साथ जब रिएक्शन करेगा कार्बोकटायन तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, इवन रिएक्शन हो जाएगी। इसके बाद ये कार्बोकटायन क्या कर सकता है, डीप्रोटोनेशन रिएक्शन कर सकता है तो हमारी एल्केन बन जाएगी। तो डैम-जेनेव रीअरेंजमेंट में क्या होता है, जो हमारी अमाइंस होती है, साइक्लिक अमाइंस होती है, साइक्लिक प्राइमरी अमाइंस की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवाते हैं तो एक बार हमारा कार्बोकटायन बनता है पहले स्टेप में। वो कार्बोकटायन फिर न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट बना सकता है। अगर वो कार्बोकटायन लेस स्टेबल है तो वो अपने आप को रीअरेंजमेंट करके मोर स्टेबल प्रोडक्ट बना सकता है, मोर स्टेबल कार्बोकटायन बना सकता है। और जो कार्बोकटायन वहाँ पे बनता है, अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कर ले या फिर वो डीप्रोटोनेशन रिएक्शन करके एल्कीन का फॉर्मेशन करे। तो अभी हम इस रिएक्शन को एग्जाम्पल से समझेंगे क्योंकि इस रिएक्शन में काफ़ी सारे स्टेप होते हैं। पहला क्या होता है कि जो भी हमारे पास अमाइंस दी रहती है, साइक्लिक अमाइंस जो होती है, उसकी रिएक्शन जब नाइट्रस एसिड के साथ होगी तो ये हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोकटायन बनेगा। अब ये कार्बोकटायन देखिए, ये वाला जो कार्बोकटायन है ये लेस स्टेबल है, प्राइमरी कार्बोकटायन है। ये कैसा कार्बोकटायन है, प्राइमरी कार्बोकटायन है। तो प्राइमरी कार्बोकटायन क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। इसके पास अगर ऑप्शन हो कि ये अपने आप को मोर स्टेबल बना ले तो ये ट्राई करेगा अपने आप को मोर स्टेबल कार्बोकटायन बनाने की। ये कैसे करेगा, अगर इसको हम नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2, 3, 4, 5। अगर 2 और 5 के बीच में ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक होके
कार्बन 1 के साथ बॉन्ड बना ले तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन 1 2 3 4 5, मतलब कार्बन 2 से ही बॉन्ड टूटा है इधर ऐसे, कार्बन 2 के साथ वाला ये जो बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया यहाँ से और 1 के साथ बॉन्ड बन गया, तो कार्बन 2 पे क्या बन गया है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला जो कार्बोकटायन है सेकेंड डिग्री है, ये कार्बोकटायन कैसा है, सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री वाले कार्बोकटायन मोर स्टेबल होते हैं। तो अब ये कार्बोकटायन अब बन गया, तो ये क्या कर सकता है, अगर हम इसमें वाटर ऐड कर दें, इस कार्बोकटायन के साथ अगर हम वाटर ऐड करें तो यहाँ पे ये वाटर इस पे अटैक करेगा और ये हमारा इस तरीके से प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेगा। यहाँ से ऑक्सीजन पे अब पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता है, इसीलिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला कोई एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिलेंगे और ये प्रोटॉन हमारे यहाँ से निकल गया, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा एल्कोहल। अब एक तो ऑप्शन ये था कार्बोकटायन के पास, दूसरा ऑप्शन क्या है, ये कार्बोकटायन जो बना है ये यहाँ से एक हाइड्रोजन को क्या कर दे, डिप्रोटोनेट, मतलब इस कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाए और यहाँ से एक प्रोटॉन निकल जाए, तो ये हमारा एल्कीन बन जाएगा प्रोडक्ट। तो जो कार्बोकटायन बनता है उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कर ले या फिर वो स्टेबल एल्कीन बना दे। तो दोनों तरह के प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे बनते हैं। अब ये जो कार्बोकटायन बना है ये लेस स्टेबल है, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन तो कर सकता है। तो दो प्रोडक्ट हमारे इससे भी बनते हैं। ये मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि ये जो कार्बोकटायन होगा, ये जो कार्बोकटायन यहाँ पे बना है, ये कार्बोकटायन वाटर के साथ रिएक्शन करके एक तो हमारा ये प्रोडक्ट बना देगा, ये पहला प्रोडक्ट होगा। ये कार्बोकटायन अगर यहाँ से ये हाइड्रोजन है, यहाँ से ये डिप्रोटोनेशन रिएक्शन हो जाए तो एक हमारी ये एल्कीन बनेगी, ये दूसरा प्रोडक्ट होगा। तीसरा प्रोडक्ट मैंने आपको बनाया कि अगर ये कार्बोकटायन रीअरेंज होके ये मोर स्टेबल कार्बोकटायन बनाता है तो तीसरा प्रोडक्ट ये होगा और चौथा ये। तो इस तरीके से 4 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है जब ये अमाइन हमारी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करती है। 2 प्रोडक्ट तो इस लेस स्टेबल कार्बोकटायन से बनेंगे और 2 प्रोडक्ट हमारे ये मोर स्टेबल कार्बोकटायन से बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिंग एक्सपेंशन। यहाँ पे क्या हुआ है, रिंग एक्सपेंशन कि जो 4 मेंबर्ड रिंग थी, यहाँ पे इस रिंग के अंदर कितने कार्बन एटम थे, 4, और जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके अंदर कितने कार्बन एटम है, 5। तो रिंग का क्या हुआ है, एक्सपेंशन। सो रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन हो सकती है डैमजन और रीअरेंजमेंट में। इसके बाद अगर हमारे पास कोई ऐसी अमीन है जिसमें NH2 ग्रुप डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे कार्बोकटायन बनेगा। अब ये कार्बोकटायन कैसा है, 2 डिग्री है। 2 डिग्री है तो ये मोर स्टेबल है, ऑलरेडी ये मोर स्टेबल है। तो ये मोर स्टेबल कार्बोकटायन है तो ये डायरेक्टली वाटर से रिएक्शन करेगा तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा 1, और अगर ये डिप्रोटोनेट हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा 2। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनता है हमारा। अगर ये कार्बोकटायन अपने आप को रीअरेंज करे, मतलब इसमें देखो मोर स्टेबल है, वैसे तो मोर स्टेबल कार्बोकटायन कभी भी लेस स्टेबल कार्बोकटायन में कन्वर्ट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट जैसे 3-4% या 10 से 20% कार्बोकटायन हमारे मोर स्टेबल से लेस स्टेबल भी बन जाते हैं। तो अगर ये इस तरह से हो जाए 1 2 3 और 4, अगर ये हमारा 1 और 2 के बीच का, मतलब 2 और 3 के बीच का ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होके 1 के साथ फॉर्म हो जाए, तो 2 वाला जो कार्बन था ये हमारा 1 हो गया, ये 2 और ये 3, और ये 2 वाला जो कार्बन था इस पे क्या आ गया, अब पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से ये बॉन्ड टूटा है और इधर 1 के साथ ये फॉर्म हुआ है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये लेस स्टेबल है, ये कार्बोकटायन कैसा है, लेस स्टेबल है, लेकिन कुछ अमाउंट में तो ये भी बनेगा। अब ये कार्बोकटायन वाटर के साथ रिएक्शन करके इस तरीके से एल्कोहल बना सकता है, तो एक प्रोडक्ट ये भी बनेगा तो सही है प्रोडक्ट, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी होगी ये काफ़ी कम अमाउंट में होगी। अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि राइट डाउन द नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट विच कैन फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, तो 2 प्रोडक्ट इससे बनेंगे और एक हमारा ये बना है। अगर यहाँ से एक प्रोटॉन
यहाँ से ये प्रोटॉन इधर चला जाए, डीप्रोटोनेशन रिएक्शन हो, तो हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट भी बन जाएगा जो हाईली अनस्टेबल होगा। ये प्रोडक्ट जो होता है हाईली अनस्टेबल होगा, लेकिन थोड़ी बहुत क्वांटिटी में तो ये बनेगा। तो इस तरीके से 4 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है। 2 प्रोडक्ट तो हमारे जो कार्बोकैटायन डायरेक्टली फॉर्म होता है उससे बनते हैं, और 2 प्रोडक्ट हमारे जो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के बाद बना है उससे बनते हैं। तो टोटल 4 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है डेमजेनेव रीअरेंजमेंट के अंदर। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अगर यहाँ कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट होगा तो क्या होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये 4 मेंबर्ड जो रिंग थी, इस रिंग के अंदर 4 मेंबर थे, और जब ये रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पे ये रीअरेंजमेंट हुआ है, रीअरेंजमेंट के बाद कितने मेंबर की रिंग बन गई है, 3 मेंबर। तो कहने का मतलब जब NH2 ग्रुप डायरेक्टली रिंग के साथ जुड़ा हो तो वहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जब NH2 ग्रुप रिंग के बाहर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होता है, जैसे यहाँ पे हुआ है। जब कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा, अगर हमारा NH2 ग्रुप डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ था तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, अगर NH2 ग्रुप रिंग के बाहर वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ था तो रिंग एक्सपेंशन होगा। तो ये है हमारा डेमजेनेव रीअरेंजमेंट। जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे बन रहे हैं वो कैसे हैं, साइक्लो एल्केन या साइक्लो एल्केन के डेरिवेटिव है। तो ये हम डेमजेनेव रीअरेंजमेंट से बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बाय रिएक्शन बिटवीन डाई हैलाइड्स एंड मेलोनिक एस्टर, कि एक तो हम कोई डाई हैलाइड ले, उसकी रिएक्शन कराएं मेलोनिक एस्टर से, तो भी हमारे पास साइक्लोएल्केन्स या साइक्लोएल्केन्स के डेरिवेटिव बनेंगे, या हम रिएक्शन करवाएं डाई हैलाइड्स की विद एसीटो एसिटिक एस्टर, तो भी हमारे पास साइक्लोएल्केन या साइक्लोएल्केन के डेरिवेटिव बनेंगे। तो ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर है, दोनों रिएक्शन बिल्कुल एकदम सेम तरीके से होती है, बस यहाँ पे हम मेलोनिक एस्टर यूज करते हैं, यहाँ पे दूसरी वाली रिएक्शन में एसीटो एसिटिक एस्टर यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले रिएक्शन देख रहे हैं डाई हैलाइड और मेलोनिक एस्टर में, तो पहला इसको ए नाम दे देते हैं। मेलोनिक एस्टर कैसा होता है हमारा, ये हमारा होता है मेलोनिक एस्टर, क्योंकि ये जो हमारे पास एसिड होता है, इस एसिड को बोलते हैं मेलोनिक एसिड। इस मेलोनिक एसिड का जब एस्टर बना लेते हैं हम, इस मेलोनिक एसिड का जब इस तरीके से हम एस्टर बना लेते हैं, इथाइल एस्टर, तो ये बन जाता है हमारा मेलोनिक एस्टर। तो ये मेलोनिक एस्टर है। इस मेलोनिक एस्टर में क्या होता है कि इस कार्बन पे जो ये 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये हाइड्रोजन कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर होता है इन हाइड्रोजन्स का। अब एसिडिक नेचर क्यों होता है इन हाइड्रोजन्स का, क्योंकि यहाँ से जब ये हाइड्रोजन निकल जाता है तो ये जो कार्बन आयन बनता है ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो सकता है इधर से, और एक तो इस साइड से स्टेबलाइज हो सकता है, और ये सेम कार्बन आयन इस साइड से भी स्टेबलाइज हो सकता है। तो कहने का मतलब जो CH2 ग्रुप होता है मेलोनिक एस्टर के अंदर, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन्स है दे आर एसिडिक इन नेचर, और इस एसिडिक नेचर होने का जो रीजन है वो क्या है, स्टेबलाइजेशन ऑफ दिस कार्बन आयन बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एस्टर ग्रुप ऑन बोथ साइड। तो ये होता है। तो अब देखिए ये मेलोनिक एस्टर है, इसकी रिएक्शन हमने बेस के साथ करवाई, सोडियम इथोक्साइड के साथ। तो बेस क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी, ये एसिडिक नेचर का है, तो बेस यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल लेगा, ये हमारा एनायन बन गया। ये एनायन अब रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो सकता है इस ग्रुप के थ्रू भी और इस ग्रुप के थ्रू भी। अब क्या होगा, इस कार्बन आयन की रिएक्शन हमने इथिलीन डाइब्रोमाइड के साथ करवा दी, इथिलीन डाइब्रोमाइड। तो क्या होगा, ये कार्बन आयन क्या करेगा, एक इस पे अटैक करेगा, एक Br यहाँ से माइनस हो जाएगा, इसको हमने 1 नंबर दे दिया, इसको 2, तो ये कार्बन 1 और ये कार्बन 2। तो ये कार्बन 1 इस CH से जुड़ गया क्योंकि Br यहाँ से बाहर निकल गया है,
तो ये हमारा कार्बन 1 डायरेक्टली ऐड हो गया है और ये हमारा कार्बन 2 है। अब फिर से इसकी अगर हम बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये जो हाइड्रोजन अभी जो मेलोनिक एस्टर के CH2 ग्रुप में ओरिजिनली था, ये हाइड्रोजन भी अभी एसिडिक है, तो एक बार कार्बन आयन यहाँ पे बन जाएगा। ये कार्बन आयन क्या करेगा, ये जो CH2Br है अभी यहाँ पे, ये 1 था, ये 2 पे ये जो CH2Br था, ये कार्बन आयन इस पे अटैक करेगा और Br हमारा यहाँ से माइनस होगा। तो अब ये कार्बन 1 और कार्बन 2 इस कार्बन से ऐड हो जाएंगे, 1 और ये हमारा कार्बन 2 ये इससे ऐड हो गए। अब ये 2 एस्टर ग्रुप है, इनकी हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इन एस्टर ग्रुप से क्या बन जाएंगे, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन जाएंगे। और आपको पता है एक कार्बन के ऊपर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप स्टेबल नहीं हो सकते हैं। एक कार्बन के ऊपर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं। अगर हम इसको हीट करते हैं तो एक एसिड ग्रुप यहाँ से निकल जाता है और हमारे पास इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो यहाँ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड थे, इसको हीट करेंगे तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाएगी। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन यहाँ पे होगी और हमारे पास ये एसिड बनेगा। अब ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बच गया। इस कार्बोक्सिलिक एसिड को जब सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि जब सोडा लाइम के साथ उसको स्ट्रोंगली हीट किया जाएगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का भी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाएगी, CO2 निकल जाएगी और फाइनली हमारे पास ये साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्म होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम साइक्लोएल्केन बना सकते हैं बाय रिएक्शन बिटवीन डाइहैलाइड एंड मेलोनिक एस्टर। तो अब ये तो साइक्लोप्रोपेन रिंग कब बनी है, जब हमने ये इथिलीन डाइब्रोमाइड लिया है। अगर यहाँ पे हम 3 कार्बन की डाइहैलाइड ले लेते, अगर हमारे पास जो डाइहैलाइड है वो इस तरीके से होती, ये Br, ये CH2Br 1 2 3, तो एक बार तो हमारा कार्बन 1 ऐड होता ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। एक बार हमारा कार्बन 1 पे अटैक होता, ये कार्बन 2 हमारा कैसा होता है यहाँ पे CH2Br, तो ये कार्बन 1 पे अटैक हुआ है, ये 2 ये 3, थर्ड वाले पे Br है, फिर ये कार्बन आयन बनेगा, फिर यहाँ पे क्या होगा CH2 CH2 CH2, ये Br है हमारा, ये कार्बन 2 ये 3, ये इस पे अटैक करेगा तो Br यहाँ से माइनस हो गया। तो अब यहाँ पे कितने कार्बन ऐड हो जाते हैं हमारे, 3 कार्बन ऐड होते हैं, CH2 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 इस तरीके से। तो यहाँ पे जो रिंग बनती ये साइक्लोब्यूटेन रिंग बनती है यहाँ पे, CH2 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 ये इस तरीके से। तो यहाँ पे भी फिर 4 मेंबर्ड रिंग बनती, फिर इसको हीट करते तो यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन बनता। तो हम कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम ले रहे हैं यहाँ पे, उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा साइक्लोएल्केन बनेगा। अगर यहाँ पे हम ये वाली डाइहैलाइड का यूज करें, जिसके अंदर 5 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5, तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक कार्बन हमारा जो ये था, ये वाला मेलोनिक एस्टर का, ये कार्बन ये कार्बन ये वाला कार्बन ये फाइनली हमारे प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट रहता है, ये वाला। इसको आप कोई सा भी नंबर दे दीजिए। ये तो एक कार्बन हमारा कहाँ से आता है, मेलोनिक एस्टर वाले से आता है, और बाकी कार्बन हमारे कहाँ से आते हैं, जो डाइहैलाइड हम यूज कर रहे हैं उससे आते हैं। तो इस तरह से हम साइक्लोएल्केन्स बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन हम देखने वाले हैं वो है रिएक्शन बिटवीन डाइहैलाइड्स एंड एसिटो एसिटिक एस्टर। अब ये एसिटो एसिटिक एस्टर क्या कंपाउंड होता है,
ये इस तरीके से होता है, ये CH3 CO O CH2 CH3। इस कंपाउंड का नाम होता है एसीटो एसिटिक एस्टर। दिस इज एसीटो एसिटिक एस्टर। इस कंपाउंड में भी जिस कार्बन पे ये 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उस कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एक कीटो ग्रुप है और एक एस्टर ग्रुप है। कीटो ग्रुप तो एस्टर से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ये जो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये भी काफ़ी एसिडिक होते हैं, मेलोनिक एस्टर वाले से भी ज़्यादा एसिडिक होते हैं, क्योंकि इसमें दोनों एस्टर ग्रुप थे। इसमें एक कीटो ग्रुप है और एक एस्टर ग्रुप है। कीटो ग्रुप एस्टर ग्रुप से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, तो ये ज़्यादा एसिडिक होता है। तो इसकी रिएक्शन जब हम किसी बेस के साथ करवाएंगे CH3 CH2O Na के साथ, तो बेस क्या करेगा, यहाँ से एक प्रोटॉन को निकालेगा और हमारे पास ये कार्बन आयन बनेगा C2H5। इस कार्बन आयन की रिएक्शन जब हम किसी डाई हैलाइड के साथ करवाएंगे CH2 CH2, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH2 CH2Br और ये CH2Br, तो ये कार्बन आयन इस पे अटैक करेगा, Br यहाँ से निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये CH2 CH2Br। तो एक हाइड्रोजन इस पे अभी प्रेजेंट है COO C2H5। फिर इसकी बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अभी भी इसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बेस क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को भी निकाल लेगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा CO CH3, इधर COO C2H5 और इधर हमारा क्या जुड़ा हुआ है, ये CH2 है, ये CH2, इसके ऊपर Br है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा, Br निकलेगा, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये CH2 इस तरीके से जुड़ जाएंगे, ये CO होगा CH3, ये COO C2H5। इतना ये जो रिएक्शन यहाँ पे हो रही है मेलोनिक एस्टर की तरह ही हो रही है। पहले एक यहाँ पे हाइड्रोजन निकला, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की इस कार्बन आयन ने, फिर यहाँ पे एक और हाइड्रोजन निकाल के ये कार्बन आयन बना, इसने दूसरे वाली हेलोजन को निकाल दिया Br को, तो ये बन गया। अब इसकी क्या करवा दें हम, हाइड्रोलिसिस। इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये और ये हमारे पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्फा बीटा, तो बीटा कीटो एसिड बोलते हैं इसको। दिस इज नोन एज बीटा कीटो एसिड। और जब भी कहीं पे भी बीटा कीटो एसिड होते हैं, एक ही कार्बन के ऊपर एक कीटोन ग्रुप हो और दूसरा एसिड ग्रुप हो, जब इसको हीट करते हैं तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है यहाँ से और हमारे पास क्या बन जाता है, COCH3। तो जब हम इसको हीट करेंगे यहाँ पे तो माइनस CO2 निकलेगी और यहाँ पे क्या बनेगा, COCH3। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे बन गई है साइक्लो प्रोपेन रिंग और ये कीटोन है, इससे हम अलग अलग तरह के हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं, साइक्लो एल्केन बना सकते हैं। अगर इसकी रिएक्शन हम करवा दें जिंक अमलगम HCl के साथ तो रिडक्शन रिएक्शन होगी, क्लीमेंसन रिडक्शन, और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इथाइल साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। तो इस तरीके से साइक्लो एल्केन या साइक्लो एल्केन के डेरिवेटिव हम बना सकते हैं बाई रिएक्शन बिटवीन डाई हैलाइड एंड मेलोनिक एस्टर और बाई रिएक्शन बिटवीन डाई हैलाइड्स एंड एसिटो एसिटिक एस्टर। तो ये साइक्लोप्रोपेन रिंग बनी है। अगर यहाँ पे हम 2 कार्बन की जगह 3 कार्बन वाला डाई हैलाइड लेंगे तो साइक्लोब्यूटेन रिंग बनेगी। मतलब जितना कार्बन डाई हैलाइड में है उससे 1 कार्बन एक्स्ट्रा वाली हमारी साइक्लो एल्केन रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे हमने यहाँ पे जो सभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होते हैं साइक्लो एल्केन्स के, उनको हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है।
नेक्स्ट क्लास में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोएल्केन्स पढ़ेंगे।